इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद 1950 में इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिला और उसी दिन से इंडिया ऑफिशियली एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. Means now the power is of the people, by the people, for the people. बट क्या इंडिया के लिए डेमोक्रेसी सही है? ये सवाल एक इंटरव्यू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया था और इसका जवाब उन्होंने क्या दिया था, ये जो मैं आपको आगे बताऊंगा आप उससे समझ जाओगे। देखो, डेमोक्रेसी ना ऑन द पेपर बहुत अच्छी है, मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा कुछ नहीं है। बट अगर आज की रियलिटी देखी जाए तो ज्यादातर लोग डेमोक्रेसी के लायक ही नहीं है, जिसे इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। बड़े बड़े फिलोसफर्स ने बताया है डेमोक्रेसी तभी सही है जब ज्यादातर लोग समझदार होते हैं, लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं और सिर्फ इमोशंस के दम पर फैसले नहीं लेते। और ये क्वालिटीज आमतौर पर ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। यानी विडंबना यह है कि डेमोक्रेसी तो सभी के लिए है, लेकिन सभी लोग डेमोक्रेसी के लिए नहीं है। और ऐसी डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि आपके पास चाहे जितना अच्छा आइडिया हो, आप चाहे जितनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अगर आपके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं है, तो आप अपने आइडियाज की उल्ली बना लीजिए। अब डेमोक्रेसी ना ऐसी जनता को फ्रीडम देती है, विच इज लाइक किसी बच्चे को उसके खुद के फैसले लेने की आजादी दे देना। क्या लगता है उस बच्चे के ज्यादातर फैसले सही होंगे या गलत? ये फ्रीडम शुरू में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लगते हैं तब जनता डिमांड करती है कंट्रोल की। जैसे आजकल बहुत सारे लोग डिक्टेटरशिप की डिमांड कर रहे हैं। इंडिया नीड्स डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के बगैर इंडिया में इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, इन सारी बातों को ओशो ने समराइज करके बताया है। Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. So let us say government by the retarded, for the retarded, of the retarded. अब इसे थोड़ा इंडिया के हिसाब से देखते हैं। 1951 में हुए सर्वे से हमें पता चला कि उस समय केवल 18% पॉपुलेशन ही लिटरेट थी, यानी सिर्फ 18% लोगों को पढ़ना लिखना आता था। अब आप खुद ही सोचिए कि उन 18% लोगों में कितने ही लोग पॉलिटिकली अवेयर होंगे, कितने ही लोग लॉन्ग टर्म थिंकर्स होंगे और कितने ही लोग समझदार होंगे। यानी हम अज्यूम कर सकते हैं कि 90% जनता को ये आइडिया अच्छे से नहीं होता था कि उन्हें किस चीज़ की मांग करनी है, किस चीज़ के लिए वोट देना है और उनके लिए क्या सही होगा। ऐसी जनता ज़्यादा इमोशनल होती है, वो इमोशंस के दम पर वोट देती है। रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। इतनी इमोशनल जनता है हमारी कि नौकरों को भी कभी बाप और कभी भगवान मान लेती है। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा गुरु है। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। इनके इमोशंस को करप्ट पॉलिटिशियंस अच्छे से एक्सप्लॉइट करना जानते हैं और यही होता आया है। लोगों को सुपरस्टिशन, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, इरेशनैलिटी के कीचड़ से निकालने की जगह उसमें ही अपना कमल खिलाना ज्यादा सही समझते हैं ये पॉलिटिशियन। लोगों को इस लेवल का भटकाया जाता है कि रियल प्रॉब्लम्स जैसे पॉल्यूशन, करप्शन, पुअर एजुकेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सिविक सेंस सॉल्व हो या ना हो, लेकिन दूसरे धर्म और जाति का नेता गलती से नहीं जीतना चाहिए। लोगों के इमोशंस को पॉलिटिकली क्राफ्टेड तरीकों से टारगेट किया जाता है ताकि पॉलिटिशियंस पावर में आ सके। और इसीलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक नेशन बनाने में जिनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनसे जब पूछा गया कि क्या इंडिया के लिए डेमोक्रेसी सही है, तो उनका जवाब था that democracy will not work in India. Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. People have no consciousness. लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि इंडिया में डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी, फिर भी उन्होंने डेमोक्रेसी को क्यों चुना? और अब जब हमें पता है कि डेमोक्रेसी से इंडिया अपनी फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है, तो क्या डिक्टेटरशिप लाई जाए? डिक्टेटरशिप में एक पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में सारी पावर होती है। वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है और उसके डिसीजन को कोई भी अपोज या क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि करने दिया ही नहीं जाता। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। देखो, डेमोक्रेसी में अगर लीडर अच्छा नहीं है तो हम उसका टर्म खत्म होते ही उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो लाइफ टाइम रहेगा भाई। देखो, डेमोक्रेसी में लोगों को आमतौर पर बातों से मनाया जाता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में अगर बातों से काम नहीं चला तो लात चलना पक्का है। हाँ, ये बात है कि डिक्टेटरशिप में काम काफी फास्ट किया जा सकता है कंपेयर टू डेमोक्रेसी, और ऐसे मुद्दों पर भी काम करना पॉसिबल है जिसे अक्सर पॉलिटिशियंस इग्नोर कर देते हैं ताकि वोटर्स नाराज ना हो जाएं। आजकल लोगों को इंडिया वर्सेस चाइना की रील्स देखकर डिक्टेटरशिप के वेट ड्रीम्स आते हैं।
क्योंकि चाइना का काम दिखता है, किस रैपिड स्पीड से ग्रोथ हुई है ये सब जानते हैं। बट एक बात याद रखना, दे हैव टोटल कंट्रोल ओवर देयर मीडिया, दे डू 24/7 सर्विलेंस ऑन देयर सिटीजन्स। तो उनके इस डेवलपमेंट के लिए वहाँ के सिटीजन्स ने क्या क्या सहा है ये हम नहीं जानते। हम उनके बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वो हमें बताना चाहते हैं। बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा होगा हमें नहीं पता, और चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा होगा। और डिक्टेटरशिप ही देखनी है तो सिर्फ चाइना क्यों, मैं तो कहता हूँ साउथ कोरिया भी देखो, जर्मनी भी देखो, ईरान भी देखो और जापान भी देखो। एक्चुअली इतना दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, आप इंडिया में लगी इमरजेंसी के बारे में सर्च कर लेना। जैसे डेमोक्रेसी अच्छे सिटीजन से चलती है, वैसे डिक्टेटरशिप अच्छे लीडर से। डिक्टेटरशिप में अगर एक अच्छा लीडर आया तो 50 साल में होने वाली डेवलपमेंट हमें 10 साल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर गलती से भी एक खराब लीडर आ गया तो उस कंट्री की बर्बादी लगभग तय है और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया में डिक्टेटरशिप लाना मींस 150 करोड़ लोगों की लाइफ के साथ रिस्क लेना, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी डम आइडिया। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि डिक्टेटरशिप के लिए हमें एक तरह की सोच वाले लोग चाहिए होते हैं ताकि उन्हें कंट्रोल करना इजी हो, वरना आप एक डिसीजन लोगे और 50 तरह की कम्युनिटीज नाराज हो जाएंगी, फिर सिविल वॉर हो सकता है, और अगर बात ज्यादा बढ़ी तो या तो देश के टुकड़े होंगे या तो रेवोल्यूशन। और इसलिए कहते हैं कि इंडिया में लंबे समय तक डिक्टेटरशिप का टिकना मुश्किल है बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी लाना डॉक्टर अंबेडकर की चॉइस नहीं, मजबूरी थी। मैंने आपको 1951 का लिटरेसी रेट बताया था विच वॉज 18%, बट आज का लिटरेसी रेट है 80%। मतलब आज 80% लोगों को एटलीस्ट लिखना पढ़ना तो आने लगा है। साइंटिफिक थिंकिंग एंड पॉलिटिकल नॉलेज का लेवल भी बढ़ा है, बट इतना ज्यादा नहीं। मतलब धीरे धीरे सही, बट एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे जब एजुकेटेड लोग मेजॉरिटी में हो जाएंगे तब इस कंट्री की डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या तब तक हमें इस स्लो एंड मेसी सिस्टम में ही रहना पड़ेगा? I mean, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। What is this? तुम मुझे कह रहे हो वो गधा जिसने वो रील बनाई है जो कह रहा है कि प्रेमानंद जी कल्कि के अवतार हैं, उसके वोट की उतनी ही वैल्यू है जितने मेरे वोट की। दोनों का वोट एक ही काउंट होगा। मैं डालूंगा तो एक वोट, वो डालेगा तो एक वोट। कुछ पॉइंट सिस्टम होना चाहिए। I think एक रास्ता और है। अब जिन फिलोसफर्स ने डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम्स बताई थी उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके कुछ सॉल्यूशन भी सजेस्ट किए हैं, जैसे कि सोक्रेटिस का एपिस्टोक्रेसी, जिसमें वोटिंग राइट्स सिर्फ वेल एजुकेटेड लोगों के पास होंगे और कौन एजुकेटेड है कौन नहीं ये कुछ टेस्ट के थ्रू समझा जाएगा। इससे थोड़ा सिमिलर सा है ओशो का मेरिटोक्रेसी। इसमें वोटर्स एंड पॉलिटिशियंस के एजुकेशन लेवल से ये तय होगा कि वो किस लेवल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक और है टेक्नोक्रेसी, ये थोड़ा अलग सा है। इसमें हर मिनिस्ट्री में उसके एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा जो करने के कई अलग अलग तरीके बताए गए हैं, उसमें से जो बेस्ट लगेगा उसके थ्रू मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये सारे सिस्टम्स भी परफेक्ट तो नहीं है, इन्हें और भी बेटर किया जा सकता है। इनमें अच्छी बात यह है कि ये एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। इनमें डिक्टेटरशिप जैसा रिस्क तो नहीं है, बट डेमोक्रेसी वाली फ्रीडम भी नहीं है। और सिचुएशन के हिसाब से शायद हमें इन जैसे सिस्टम की जरूरत है, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक ज्यादातर लोग डेमोक्रेसी के लायक नहीं हो जाते। सब्सक्राइब कर लेना।